अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात नीट यूजी पेपर लीक मामले की करेंगे, जिसको लेकर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। एक तरफ छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही है और इसी कड़ी में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार किया है। साथ ही कोर्ट ने नीट परीक्षाओं को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग तय समय पर चलेगी और उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। इसके अलावा आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा लेने का आदेश अदालत ने नहीं दिया है। यह आदेश एनटीए का है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में कैंडिडेट्स ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत देश के 7 राज्यों के हाईकोर्ट्स में एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए जाने और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएं दायर की हैं। ये सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ट्रांसफर की जा सकती हैं, क्योंकि एनटीए की दलील यह है कि देश के 7 हाईकोर्ट में नीट को लेकर याचिका दायर की गई है। अलग अलग कोर्ट के अलग अलग फैसले सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है और इसीलिए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। अब नीट परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। हम बात कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर, जिस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी और जब सुप्रीम कोर्ट गर्मी छुट्टियों के बाद खुलेगा और रेगुलर बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। हमारे साथ आर्यन त्यागी जो याचिका करता है, उनके वकील अमरनाथ सैनी जी हैं। सैनी साहब, आज की सुनवाई को 8 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उस समय क्या क्या चीज, किन किन चीजों पर बात होगी? देखिए, 8 जुलाई को जो हमारी पिटीशन कंसर्न करती है, वो पिटीशन में हमने मांगा है कि पूरे नीट एग्जामिनेशन को सेट असाइड किया जाए और एक एसआईटी गवर्न की जाए, फॉर्म की जाए, ताकि जितने भी इरेगुलरिटीज हैं और इलीगैलिटीज हैं, इवन पेपर लीक के जो एलिगेशंस हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पटना में एक एफआईआर भी लॉन्च हुई है और दूसरे भी बड़े सारे एविडेंसेस हैं इरेगुलरिटीज के। एग्जांपल जो मेजर एग्जांपल है वो झज्जर वाला एग्जांपल हरियाणा का है, जहां पर 6 से लेकर 8 स्टूडेंट जो एक ही सीरियल नंबर में बैठे थे और एक ही सेंटर से आने के बाद उन्होंने टॉप किया। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर वाले टॉप करेंगे बच्चे और 720 मार्क्स लेकर के आएंगे? 2, एनटीए ने अपना स्टेप लिया है कि ग्रेस मार्क्स को हटाकर उनको एक ऑप्शन दिया है, जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने सबमिशंस दी। तो इन सब चीज होने के बाद इरेगुलरिटीज, इलीगैलिटीज एंड लीकेज ऑफ पेपर्स इस बात को साबित करते हैं कि ये एग्जाम जो हुआ है पूरी तरह फेयर नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है, दोबारा होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे ही एनटीए का रिप्लाई आता है, उसके रिप्लाई में हम सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने लाएंगे और आर्ग्यू करेंगे। लेट द कोर्ट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पास द ऑब्जर्वेशन एंड पास द डायरेक्शंस व्हाट आर सुटेबल इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, बट वी आर सेइंग दिस एग्जाम नीड्स टू बी सेट असाइड एट ऑल। यानी याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इस इम्तिहान को, जिसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, इतनी सारी विसंगतियां हैं, उन्हें फिर से कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब आपको यहां यह भी बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक दिन पहले नीट यूजी री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक नीट रिजल्ट्स में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए री एग्जाम होगा। यह एग्जाम 23 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए नए एडमिट कार्ड्स जारी होंगे और इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये नौबत आई क्यों? अब इसे भी जरा आप तफसील से समझ लीजिए। नीट यूजी परीक्षा एनटीए की ओर से देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, जो इस साल 5 मई को देश भर के 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित हुई और नीट की इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए, जिनका रिजल्ट 4 जून को एनटीए ने जारी किया, जो कि 14 जून को आना था। रिजल्ट पहले आया। रिजल्ट के साथ एनटीए ने कट ऑफ और टॉपर्स भी अनाउंस किए, जिसमें यह बताया गया कि इस साल 67 टॉपर्स हैं, जिनको फुल मार्क्स यानी कि 720 में से 720 अंक मिले हैं। इनमें भी एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स होने की बात सामने आई और परीक्षा से पहले कई सेंटर्स पर पर्चा लीक होने की खबर भी आई थी, जिस पर एनटीए ने दलील दी कि परीक्षा केंद्र पर समय नष्ट हुआ और इसी को लेकर बच्चों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसी के आधार पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए।
जबकि नीट में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसी बात पर नीट कैंडिडेट्स, उनके माता पिता और एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। यानी मामला ग्रेस मार्क्स को लेकर सबसे पहले उठा। इसके बाद देश भर में ये मामला तूल पकड़ता चला गया। जगह जगह छात्रों ने विरोध किया। इसी बीच कुछ छात्रों ने एनटीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिकाएं तक दाखिल करनी शुरू कर दी। नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग ये की गई कि नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम करवाया जाए। इस याचिका में यह भी कहा गया था कि एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की भी मांग की गई। 3 मेजर मुद्दे जो थे हमारे पिटीशन की, जिसकी सुनवाई ट्यूसडे को होने की पूरी उम्मीद है, उसमें एक तो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा था कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए, पर उसको तो कल ही एड्रेस कर दिया गया कि ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। पर उसमें जो दूसरा मुद्दा हमारा है कि जिनको 1563 बच्चों को दोबारा चांस दिया गया कि वो दोबारा एग्जाम देंगे, पर मैं कह रहा हूं ऐसी, इसका मतलब एनटीए ने ये तो मान लिया कि गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। तो गड़बड़ कहीं ना कहीं अगर हुई है तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे नहीं हुई जहां से कंप्लेन आई थी हाई कोर्ट को लेके। कंप्लेन बहुत सारे सेंटर्स पे लोकल अथॉरिटीज को दी गई। क्या उन बच्चों को जहां पे कंप्लेन आई थी, जहां पे और गड़बड़ी हुई थी, उनको क्या दोबारा पेपर देने का चांस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल 110% उन्हें चांस मिलना चाहिए। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक्स इतनी इन्फ्लेट हुई हैं, है वो रियल मुद्दा है लीकेज। क्या इसी साल पैदा होने वाले बच्चे एकदम से इतने इंटेलिजेंट हो गए? ये बात हजम नहीं हो रही है। अच्छा, शायद हम इसे हजम कर लेते अगर ये 100% स्टैब्लिश हो चुका होता कि एग्जाम हर जगह बिल्कुल फेयरली हुआ है। जब हमारे पास पटना की एफआईआर है, हमारे पास गोधरा गुजरात की एफआईआर है, हमें जगह जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चों की दिखाई दे रही है, तो क्यों इसे नकारा जा रहा है? नीट यूजी परीक्षा को लेकर इसी तरह के कई सवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में सामने आए और उसमें उठाए गए। इस पूरे मामले में अब तक पेपर लीक को लेकर बिहार और गुजरात के में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार में जहां पेपर लीक के मामले में 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार लोगों में कुछ कैंडिडेट्स के परिजन और दलाल भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, नीट पेपर लीक मामले में कई आरोपियों का कबूलनामा भी बिहार पुलिस के पास है, जबकि गुजरात में पंचमहल जिले की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की शुरुआती जांच में अब तक 2.5 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल भी सामने आ चुकी है। इस तफ्तीश की शुरुआत पटना पुलिस ने की थी। अब उस तफ्तीश की जिम्मेदारी ले ली है आर्थिक अपराध इकाई ने और इस पूरी एक टीम का गठन किया है। 8 सदस्यीय टीम है जिसका नेतृत्व एक एसपी रैंक के अफसर खुद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक हुई तफ्तीश के मुताबिक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक सिकंदर प्रसाद यादवेंदु जूनियर इंजीनियर बताया जाता है राज्य सरकार में। सबसे बड़ी बात यह कि इसी यादवेंदु की गिरफ्तारी की गई थी पटना के बेली रोड पर राजवंशी नगर इलाके के पास से और उसके बाद से ही एक एक कर पूरी कहानी की कड़ियां खुलती चली गई। सबसे बड़ी बात यह बताएं कि जिस गाड़ी में यादवेंदु मिला था उस गाड़ी में मिले थे कई अहम दस्तावेज, जिसमें छात्रों के एडमिट कार्ड्स भी शामिल थे। जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी और उसके बाद सेफ हाउस पर भी छापा मारा गया, जहां मिले छात्र, उस गैंग के गुर्गे और साथ में मिले जले हुए प्रश्न पत्र। अभी तक की तपास की बात करें तो टोटल 5 आरोपी अभी तक की तपास में अरेस्ट हुए हैं। उसमें स्कूल में से ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो 2 स्कूल से पकड़े गए हैं। साथ में तुषार भट्ट के कांटेक्ट में जो ये ओवरसीज कंसल्टेंसी चला रहा था परशुराम रॉय करके, परशुराम रॉय के एक और साथीदार था विभोर आनंद और साथ में तुषार भट्ट का एक और बिचौलिया टाइप का आदमी था आरिफ वोरा करके। ये 5 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। तपास में काफी कुछ माहिती हमको मिली है, जिसके आधार पे धीरे धीरे हम जो भी जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। और वहीं इस सिलसिले में आज कुछ छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की है और इस मुलाकात में छात्रों की चिंताओं के समाधान का आश्वासन शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया है। हमारे सहयोगी मिलन शर्मा ने इसी पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनसे मिलने वाले छात्रों से बात की। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको।
हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की भारत सरकार को भी नोटिस है, हम अपना पक्ष रखेंगे। मैं आज ही आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, सारे विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। हमने अपनी मांगे रखी थी, जो भी थी पेपर लीक को लेकर और रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर और जो सीट्स थी उनको लेकर। सर ने हमें आश्वासन दिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा, वही हमारे लिए सर्वोच्च न्याय होगा। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है उस पर वो संज्ञान लेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस कम कराएंगे। हमने कहा कि सर जो पेपर लीक हुआ है इस चीज पे एक्शन लीजिए और जो मतलब धांधलेबाजी है उस चीज पे भी एक्शन लीजिए, मतलब एनटीए से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ उस गड़बड़ी को हम सब सॉल्व कराएंगे और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है उस चीज पे भी एक्शन होगा। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम पूरा मानने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे हैं, जहां वो 50वें G7 समिट का हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी शिखर सम्मेलन में ज्यादातर समय भारत को बुलाया जाता है। लेकिन इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के एक खास अंदाज की चर्चा खूब हो रही है, खासकर भारत में। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कई देशों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रमुखों का स्वागत नमस्ते करते हुए किया। जॉर्जिया मेलोनी को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत हाथ जोड़कर करते हुए देखा गया। इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स को भी मेलोनी नमस्ते करती हुई नजर आई। और अब प्रधानमंत्री मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी से जब मिले तो दोनों नेताओं के बीच हाथ जोड़कर ही एक दूसरे का अभिवादन करने की तस्वीरें सामने आई हैं, यानी कि एक दूसरे को नमस्ते करते दोनों नजर आए। मेलोनी के इस अंदाज ने भारतीयों का दिल जीत लिया है। लेकिन G7 समिट में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर 3 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच मीटिंग हुई और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री मिले। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब मोदी और जेलेंस्की मिल रहे हैं। इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में G7 समिट में मुलाकात की थी। और अब बात करते हैं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की। 4 धाम यात्रा के बीच चर्चा जोरों पर है। 25 मई से शुरू हुई श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को आज 21 दिन हो चुके हैं। भारी बर्फबारी के बीच कठिन चढ़ाई की वजह से यह धार्मिक यात्रा दूसरी धार्मिक यात्राओं से ज्यादा कठिन मानी जा रही है, लेकिन फिर भी 3 हफ्ते से कम समय के अंदर 60,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थल में शामिल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना प्रकृति को चुनौती देने जैसा है और इसकी वजह हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे अमृत सरोवर के अलावा वहां पहुंचने वाले रास्ते पर भी बर्फ की मोटी चादर चढ़ी होना है, जिस पर किसी के लिए चलना आसान नहीं होता। हेमकुंड साहिब की यात्रा की जो ये यात्रा है वो सहज बनाने के लिए SDRF ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम लगातार रास्ते को साफ करने में जुटी हुई है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में एक श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता अटलकोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसकी वजह से दर्शन के लिए आने वाले सिख श्रद्धालु को रास्ते पर नहीं कई परतों वाली बर्फ पर अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं। काफी ज्यादा चौड़ाई वाले ग्लेशियर की लंबाई करीब 150 से 200 मीटर के बीच है, जिसकी वजह से उस पर कदम टिका कर चलना अग्नि परीक्षा की तरह है। इसी वजह से प्रशासन ने SDRF की 2 टीमें तैनात कर रखी हैं, जिसमें एक टीम घांगरियार बेस कैंप पर रहती है, जबकि दूसरी टीम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब से हर दिन ड्यूटी के लिए अटलकोटी ग्लेशियर तक पहुंचती है और उसके बाद दिन भर श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से ग्लेशियर पार कराती है और उन्हें सुरक्षित धाम तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से 25 मई से अब तक 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु सुरक्षित रहकर श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। इस दौरान SDRF जवानों की तरफ से करीब 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को प्राथमिक चिकित्सा भी दी गई है। यात्रा 25 मई से शुरू हुई थी उनकी, तो उससे पहले ही जिलाधिकारी महोदय के
निर्देशन में संबंधित विभाग करीब 1-1.5 महीना पहले जाकर के ही उन्होंने मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उसको जुटाया गया वहाँ पे, और उसी का परिणाम है कि एक रिकॉर्ड तौर तरीके से यात्रा चल रही है। काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं और 60,000 के करीब 25 मई से अभी तक श्रद्धालु वहाँ पे पहुँच चुका है और काफ़ी एक उत्साह का माहौल है। बढ़ चढ़ करके लोग आ रहे हैं। जून का महीना चल रहा है। वैसे आमतौर पर जून में वहां पर बर्फ नहीं होती, हालांकि इस बार पवित्र तीर्थ तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है। एक और बर्फ को काटकर बनाए जा रहे हैं रास्ते, तो दूसरी तरफ बर्फ की मोटी चादर से घेरा हुआ पवित्र तीर्थ स्थल यानी कि महज 6 किलोमीटर के पैदल मार्ग को तय करना किसी तपस्या की तरह ही है। लेकिन बेहद कठिन चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद श्रद्धालुओं का जज्बा देखने लायक है। उत्तराखंड में मौसम की इस दुश्वारियों के बीच भी उन्हें हर हाल में अपने आराध्य यानी कि गुरु के दर्शन करने हैं। कुछ अंतराल पर होने वाली बर्फबारी और 9 डिग्री के तापमान भी सिख श्रद्धालुओं की आस्था पर भारी नहीं पड़ा है। 6 किलोमीटर के बर्फीले रास्ते को पार कर आस्थावान श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब तक पहुंच रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का 5वां सबसे पवित्र धाम माना जाता है, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में देश और दुनिया से सिख श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह पर महाकाल की तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह को लेकर अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, जिसके बाद ही 2 सदियों से ज्यादा समय तक गुमनामी में रही ये जगह तब जाकर अपने अस्तित्व में आई। जिस जगह पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया वहीं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मौजूद है। यहाँ पास में ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि सबसे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ही इस मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ पर आए थे। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर है, जिसे अमृत सरोवर या फिर हेम सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में मत्था टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तरह ये पवित्र सरोवर भी साल में करीब 7 महीने बर्फ से ही ढका रहता है। 400 गज लंबे और 200 गज चौड़े पवित्र सरोवर में चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियां हैं और यही वजह है कि 10वें गुरु की इस तपस्थली हेमकुंड साहिब को सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा में गिना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच ही होता है और तब यहाँ पर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हालांकि इस बार यहाँ पर मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है। भीषण गर्मी के महीने यानी कि जून में रुक रुक कर यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर में कई फीट तक बर्फ जमा है। कल से कैंची धाम मेले की शुरुआत होने वाली है। आस्था के इस मेले से जुड़ा अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। इस बार कैंची धाम मेले में 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर आप भी इस मेले में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का बहुत खास ख्याल आपको रखना होगा, जैसे कि अपने वाहन उन्हीं जगह पर पार्क करें जो कि पार्किंग के लिए चिन्हित की गई हैं। और हाँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर सख्त मनाही है, इसलिए नो सोशल मीडिया। नैनीताल में सज गया है आस्था भक्ति का पवित्र पावन धाम। नीम करौली के दिव्य धाम में है महा उत्सव की तैयारी। कल से कैंची धाम उत्सव शुरू हो रहा है। बड़ी तादाद में भक्त यहां धार्मिक आध्यात्मिक लाभ लेने पहुंचेंगे। इस अवसर पर गुड न्यूज ये भी है कि कोशिया कुटोली को अब श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। स्थापना दिवस पर यह फैसला उत्तराखंड की सरकार की ओर से लिया गया, जिसे भारत सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। करीब 2 लाख भक्तों के इस मेले में शामिल होने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन पुख्ता इंतजाम करने में जुटा है। पार्किंग से लेकर सुरक्षा तक के ठोस इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग स्थल से भक्तों के आने जाने के लिए शटल का इंतजाम होगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।